Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 25 अप्रैल 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प तरीके से हम हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करते हैं। आपके पास में टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स कवर करना है, आप एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो के अंदर में प्रेजेंट है। इसी वजह से हम इस सेशन को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना कुछ फालतू मिलने वाला है और ना ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यहाँ से कुछ छूटने वाली हैं। और याद रखिएगा, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली बेसिस पे आपके करंट अफेयर के हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएं। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन मिलता है छोटा सा, और उसके बाद 7:15 पे डेली बेसिस पे हम एक अखबार को कवर करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का कवरेज होता है डिटेल से, लाइव वो भी डिस्कशन चलता है। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो रोज़ होता है। तो आज भी एक एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, और वो टेस्ट आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग अच्छी तरीके से पूरे सेशन को सुनेंगे। तो बढ़िया तरीके से सेशन को कवर कीजिएगा। जो छोटा सा टेस्ट होगा उसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे आपके अंदर भी एक मोटिवेशन जागेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में जाकर भी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ पर जाकर आपने टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल जो है ये जीएस पेपर नंबर 1 नहीं, 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाला सेक्शन आपका जीएस पेपर नंबर 2 में प्रेजेंट है। हम एक डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेमोफीलिया। कई बार आपने पढ़ा होगा, शायद 2024 में या 2023 में आपने देखा होगा। इसका एक जो दवा है वो भी अप्रूव किया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, यानी 24 या फिर 28 करोड़ रुपए की जो दवा है वो अप्रूव की गई थी, जो चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था, हेमोफीलिया। अभी वापस से ये न्यूज़ में बना है हेमोफीलिया। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया था। उसके अलावा एक रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर में काम किया है, ताकि जो हेमोफीलिया वाले जो पेशेंट्स हैं स्पेशली उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब ये जो न्यूज़ में बनने के पीछे का कारण है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में जो आप लोगों से पूछा जाएगा डायरेक्टली वो होगा हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया के बारे में पढ़कर जाइएगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। अब होता यह है कि हेमोफीलिया है क्या, ज़रा पहले तो ये समझाओ। देखो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जब बॉडी के अंदर में कट वगैरह लग जाता है तो खून निकलने लगता है। तो नॉर्मली एक इंसान में क्या है, जिसको हेमोफीलिया नहीं है उसमें क्या होगा, कट अगर लगेगा थोड़ी देर खून निकलेगा और फिर वो खून जम जाएगा। जो जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। क्लॉटिंग हो जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वो सही हो जाता है। लेकिन जिसको हेमोफीलिया होता है उसके अंदर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, उसके बॉडी में वो फैक्टर नहीं है। तो इस वजह से खून जमता नहीं है। अगर छोटा सा भी कट लग गया तो उसके लिए भारी नुकसान हो सकता है। वो खून रुकेगा ही नहीं, खून बहता रहेगा, बहता रहेगा और बहता रहेगा। ये कंडीशन होती है हेमोफीलिया की। तो हेमोफीलिया बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत कमी से दिखाई देता है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कई बार फैमिली टू फैमिली यहाँ पर ये चलता रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी पीढ़ी में आगे बीमारी चलती रहती है। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है बता दिया, कि जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड जम नहीं पाता। तो कहीं पर भी छोटा सा भी जो कट है वो जानलेवा हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को हेमोफीलिया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 कि आखिरकार कारण क्या होता है हेमोफीलिया के पीछे का, तो बॉडी के अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होना। अगर बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है या बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है तो ये हेमोफीलिया की वजह से ब्लड में से, जो बॉडी में से ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो सकता है, छोटे से कट की वजह से भी। और बड़ा कट होगा तो आप समझ जाओ क्या ही होने वाला है। ठीक है, अब ये कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 थोड़ा सा याद रखिएगा। फैक्टर 8 की अगर कमी होती है तो इससे हेमोफीलिया ए होता है, और फैक्टर 9 की कमी होती है तो उससे हेमोफीलिया बी नाम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात आती है जेनेटिक रिस्क एंड पैटर्न की। तो हेमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ में रखिएगा, ज़्यादातर पुरुष को इम्पैक्ट करती है। मोस्टली मेल्स में ये बीमारी देखने को मिलती है, इसलिए बोला गया इसको एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। महिलाएं जो है मेन कैरियर्स बन जाती हैं। जनरली यहाँ पर इस बीमारी को वो कैरी कर रही होती है फैमिली के अंदर में, लेकिन अफेक्ट कौन हो रहा होता है, मेल। पुरुष के ऊपर में ये बीमारी ज़्यादा भारी इंपैक्ट डाल रही होती है। समझ गए।
क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि फैमिली में बीमारी है तभी आगे होगा, क्या ये कंपलसरी मैंडेटरी होना ज़रूरी है? नहीं, बिना फैमिली के हिस्ट्री के भी ये बीमारी हो सकती है। अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में वो डिपेंड करता है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है सिम्टम्स के, यहाँ पे लक्षण के, कि हेमोफीलिया के लक्षण क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत खतरनाक ब्लीडिंग, और अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई ना तो सीवर केसेस में भयंकर लेवल की ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बंद ही नहीं होगा, लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी। बहुत आसानी से इंसान को कट लग सकता है। नोज ब्लीड्स जल्दी जल्दी होती रहती है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी ये होता रहता है। तो ये हेमोफीलिया के सारे सिम्टम्स है, लक्षण हैं। सीवर केसेस इसमें कब आते हैं? जब मान लो बॉडी में कुछ ऐसा हादसा हो गया है जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। बॉडी में आपने देखा होगा, एक तो होती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बाहर कहीं पे कट लगा, खून निकलना शुरू हो गया। एक होती है बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, कई बार वो डैमेज हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो हीमोफीलिया का केस समझ लो। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो फिर वो उसको कैसे रोकोगे? खून तो बहते ही रहेगा। एग्जाम्पल, ब्रेन वगैरह में अगर इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए तो आप समझो वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बन जाता है, एक इंसान के लिए जानलेवा हो जाता है वो। अब क्वेश्चन यह है कि ट्रीटमेंट, इसका उपाय क्या हो सकता है? तो उपाय में दोस्तों आता है सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर। तो बॉडी में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उस क्लॉटिंग फैक्टर को ऐड करना, तो इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और भविष्य में इस प्रकार की ब्लीडिंग ना हो उसको रोकने के लिए भी हम इस प्रकार की थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीटली हेमोफीलिया के बारे में। हेमोफीलिया ए और बी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा। हेमोफीलिया ए होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से, हेमोफीलिया बी होता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी की वजह से। एस्टिमेटेड डेटा ये कहता है कि लगभग 1.36 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे इंडिया के अंदर में हैं जिनको आज के समय पर यह डिसऑर्डर है, और यह डिसऑर्डर मेनली पुरुष को अफेक्ट करता है क्योंकि ये जीन ज़्यादातर प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम के अंदर में। फीमेल जो है वो ज़्यादातर कैरियर हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ की, तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो पेशेंट है वो एक बहुत एक्सट्रीम ब्लीडिंग को सफ़र करता है, कई बार इंटरनल ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल ब्रेन, स्टमक या इंटेस्टाइन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो एक जानलेवा केस हो सकता है। अब कभी भी यहाँ पर इस आर्टिकल को रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ठीक है, आपको इसी पीडीएफ में छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर बना कर दिए गए हैं। ये तो हमने न्यूज़ को समझ लिया। अब मान लो जल्दी जल्दी एक छोटे से पैकेट में रिवाइज करना है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप इसको कभी भी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2, ये वाला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम का एक सेक्शन आपका आता है यूपीएससी के अंदर में, वहां से आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ये न्यूज़ में क्यों बना है पहले ये सुन लो। पीआईबी की एक बहुत रेलिवेंट खबर है। अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 9 करोड़ से ज़्यादा टोटल एनरोलमेंट्स को क्रॉस कर लिया, यानी अटल पेंशन योजना के अंदर में एनरोलमेंट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो एक बहुत बड़े कह सकते हैं माइलस्टोन को दिखाता है, जिस वजह से ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो एग्जामिनेशन में भी आप लोगों से अटल पेंशन योजना के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए योजना है क्या। एक ऐसी स्कीम जो भारत सरकार की है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तौर पे ये काम करता है, स्पेशली उन बुजुर्गों के लिए कि जीवन में एक समय बाद यहाँ पर बॉडी की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, काम करने की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए कुछ एक सोर्स होना चाहिए, कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे उनका जीवन चलता रहे। तो इसी को सोच समझने के बाद में 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करना, कि भाई सभी इंडियंस के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आया जाए, जिससे रिटायरमेंट के बाद में या फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद में एक व्यक्ति की एक छोटी सी आय बन जाए, जिससे वो अपना खर्चा निकालता रहे, खाने पीने का खर्चा उसका चलता रहे। तो इसके लिए अटल पेंशन योजना का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये वॉलंटरी भी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है, याद रखिएगा। इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जो करोगे उधर से गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, और जो ब्याज भी इकट्ठा होता रहेगा वो सब इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को मिल जाता है उसके रिटायरमेंट की एज के समय पर। तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। इसमें जो टारगेट ही किया जा रहा है वो स्पेशली गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पुअर पीपल या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, जो रेडी वगैरह वाले हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि वो अपने भविष्य को अगर थोड़ा बहुत सिक्योर करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना का एक सब्सक्राइबर वो बन सकते हैं। ठीक है, इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहेगा, और एक पर्टिकुलर एज के बाद में जब बॉडी की क्षमता कम हो जाएगी काम करने की तो उनको इकट्ठा वो पैसा मिल जाएगा। अब पेंशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं दोस्तों? इसमें गारंटी पेंशन मंथली पेंशन बन सकती है,
ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है। तो एक मंथली पेंशन बन सकती है और ये पेंशन 1,000 से लेकर 5,000 रुपये के बीच तक बन सकती है। ध्यान में रखिएगा, वो भी हर महीने। और ये कब मिलनी शुरू होगी? जब आप 60 साल के हो जाओगे, 60 साल के पार हो जाओगे। अभी इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी व्यक्ति अभी के समय पर जिसकी उम्र 45 साल है, मान लो, वो सोच रहा है कि भाई अब इस अटल पेंशन योजना का हिस्सा बन जाए। नहीं, 18 टू 40 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए और वो व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा ना हो कि भाई वो इनकम टैक्स पे कर रहा हो और दूसरा अटल पेंशन योजना में बेनिफिट्स लेने की सोच रहा हो। तो ऐसा भी नहीं है। अगर कोई इनकम टैक्स पेयर है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो अटल पेंशन योजना के बेनिफिट्स नहीं ले सकता। एलिजिबिलिटी एज भी यहाँ पर इसकी 18 टू 40 ईयर्स, 18 से 40 साल तक की यहाँ पर ये एज है। तो इसलिए पुअर सेक्शन को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट किया गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी पैसा इकट्ठा होगा, 60 साल के बाद में मिलना शुरू होगा और मंथली बेसिस पे 1,000 से 5,000 रुपये तक यहाँ पर मिलता रहेगा। ये सब डिपेंड करेगा कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह के ऊपर में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भाई जिसके नाम से अटल पेंशन योजना में पेंशन आ रही थी, मान लो उसकी डेथ हो गई, तो उनका जो जीवन साथी होगा उनको वो पेंशन मिलेगी। अब जीवन साथी की भी डेथ हो गई तो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जो कॉर्पस है, वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, क्योंकि उस नॉमिनी का भी नाम भी होता है। जैसे कोई अकाउंट वगैरह होता है तो उसमें एक नॉमिनी का नाम रखा जाता है कि भाई कुछ अगर हो जाता है, दोनों ही, मतलब एक ये भी अप्रोच है कि हाँ दोनों को ही कुछ हो गया तो उसके बाद जो नॉमिनी का नाम होगा, स्पेशली यहाँ पर उनको वो जो कॉर्पस वाला फंड इकट्ठा हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? 18 से 40 साल तक की यहाँ पर ये टोटल एलिजिबिलिटी है और ये इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ओपन नहीं होता है, याद रखना। अगर किसी ने इतिहास में, यानी ये पहले कोई इनकम टैक्स पे कर रहा था या आपको इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए ये नहीं है। एग्जिट रूल की बात करेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति लगातार कंट्रीब्यूशन कर रहा था, उसको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या वो बीच में से एग्जिट कर सकता है? बिल्कुल, वॉलंटरी यहाँ पर एग्जिट अलाउ है। लेकिन सब्सक्राइबर जब अचानक से बीच में से अटल पेंशन योजना को छोड़कर निकलेगा, अपना जो पैसा उसने कंट्रीब्यूट करा होगा वो मांगेगा, तो उसको उसका पैसा दे दिया जाएगा और ब्याज मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर काट लिया जाएगा, क्योंकि आप बीच में से स्कीम को कैंसिल करवा रहे हैं, बीच में से ही फंड को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ये भी बन सकता है आप लोगों से कि बताओ अटल पेंशन योजना को मैनेज कौन करता है, ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है? तो सिंपल सी बॉडी का नाम याद रखिएगा, PFRDA के अंडर में आता है। इसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। अटल पेंशन की बात कर रहे हैं तो पेंशन के केसेस को संभालने के लिए ये PFRDA नाम की बॉडी हम लोगों ने क्रिएट कर रखी है। आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये योजना क्या है, किस प्रकार का टाइप है, वॉलंटरी प्लस कॉन्ट्रीब्यूटरी, टारगेट, पेंशन, फैमिली, एलिजिबिलिटी एंड व्हाट आर दी एग्जिट रूल्स, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला आर्टिकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, काम का बहुत है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार एक नया बॉडी यहाँ पर बना रही है और ये नई बॉडी काम करना शुरू कर देगी 1 मई से। तो अभी अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा, 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई बॉडी हमारे देश के सामने प्रेजेंट होगी। तो पता होना चाहिए इसके बारे में, बॉडी क्या है, किस तरीके से काम करती है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपको बता दिया कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को बनाया है। 6 सदस्य होंगे और इस पूरे बॉडी का मेन पर्पज़ है, भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है ना, इसमें कई बार अलग अलग तरीके से फ्रॉड्स भी होते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम है इस पर्टिकुलर बॉडी का, ये याद रखिएगा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, बता दिया कि भारत सरकार ने एक नई बॉडी एस्टेब्लिश की है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेन पर्पज़ क्या है? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना, ये एक रेगुलेटर का काम करेगा। ठीक है। तो एक नई फॉर्म बॉडी है, इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, उस एक्ट का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये जो बॉडी है ये काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। 1 मई से ये लागू हो जाएगी और ये अथॉरिटी क्या करेगा, सभी ऑनलाइन गेमिंग्स को, इंक्लूडिंग चाहे वो ई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, उसको भी रेगुलेट करने का काम करेगा। मेंबरशिप की बात मैंने ऊपर की, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होने वाले हैं। तो इस अथॉरिटी में जो 6 मेंबर होंगे, इसमें से जो मेन चेयर पर्सन होने वाले हैं दोस्तों, वो होंगे एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही वाला मंत्रालय जिसके अंडर में ये पूरी बॉडी फंक्शन करेगी, उसके जो एडिशनल सेक्रेटरी होंगे वही यहाँ पर चेयर पर्सन होंगे इस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के। याद रखिएगा, चेयर पर्सन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा सर, आपने बोला था 6 मेंबर्स, ये तो 1 हो गए, बाकी 5 में एक जॉइंट सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के,
तीसरे जॉइंट सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। चौथे जॉइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। एंड पांचवें जॉइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के। तो ये पांच और ऊपर यहाँ पर वो छठे। तो ये 6 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में। मेन काम मैंने आपको बता दिया है कि भारत के अंदर में रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेम्स को कैटेगराइज करना, उसके अलावा जो गेम है वो एक मनी गेम की तरह क्वालिफाई होगा, वो सब डिटरमाइन करने का काम इसी अथॉरिटी का है। और कोई भी पब्लिक ग्रीवांसेस, लोगों को कोई समस्या है किसी ऑनलाइन गेमिंग से, तो वो सारी समस्याओं को अपना इसमें मेंशन कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को भी रिजॉल्व किया जाएगा इस बॉडी के अंडर में। तो ये इसके बारे में हर एक बातें बता दी हैं मैंने। इसके मेजर फंक्शंस क्या है, इसका मेन कंपोजिशन, 6 मेंबर्स, और 6 मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी मैंने कवर कर लिया है। कभी भी रिवाइज करना हो तो ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ठीक है कि ये OJI है क्या, इसका मंत्रालय, इसका नेचर, और किस किस चीज़ को हम लोगों ने इसमें कवरेज कर रखा है, बस इतना ही। अब देखो प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। तो आप फंसे ना, इसलिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैंने शामिल कर रखी है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताओ ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में आता है, तो कहोगे नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। गेमिंग से स्पोर्ट्स को लिंक मत कर लेना, ठीक है। दूसरा, इसमें सभी क्या केवल ई स्पोर्ट को कवर किया गया है? नहीं, पूरा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कवर किया गया है। एक स्ट्रॉन्ग इंटर मिनिस्ट्रियल रेगुलेटर है, क्योंकि इसमें अलग अलग मंत्रालय के सेक्रेटरीज मिलकर काम करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो हर एक मिनिस्ट्री का इसमें एक इंटर रिलेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रहा है PMIS स्कीम के बारे में, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। तो ये प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से वर्क करती है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो एक्सपैंड कर दी गई है। तो अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि कोई व्यक्ति अगर अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर में अप्लाई कर सकता है। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है और लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में रहते रहते वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए। या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को भी अब इंक्लूड किया जाएगा इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में। तो एक्सपैंड कर दिया गया है इसकी फैसिलिटी को, जिस वजह से PMIS चर्चाओं में। तो आइए एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं ये प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है क्या। 2024 में अक्टूबर के महीने में शुरू की गई थी, याद होगा, मैंने बहुत डिटेल से आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। तो ये स्कीम को लॉन्च किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ये स्कीम क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर और पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएगा स्पेशली अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को। कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएशन कर रहा है, लास्ट ईयर में है, कोई स्किल वगैरह गेन करना है, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है हमारे देश की टॉप कंपनीज के साथ में। तो उसको इंटर्नशिप करने का चांस मिलता है इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से। तो इंटर्नशिप करके फ़ायदा क्या, क्या वो पैसा अर्न कर पाएगा पढ़ाई करते करते? बिल्कुल। अगर वो इंटर्नशिप करेगा तो यहाँ पर उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक सपोर्ट भी दिया जाएगा मिनिमम। जब तक उसकी इंटर्नशिप चल रही है किसी कंपनी के अंडर में, तो उसको जो मंथली स्टाइपेंड है वो 9,000 रुपये का मिलेगा। हर महीने 9,000 रुपये यहाँ पर उसको मंथली मिलते रहेंगे उस इंटर्नशिप के। और इंटर्नशिप से सीखने को अलग से मिलता रहेगा। सीखने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब वो जॉब के लिए फर्दर अप्लाई करेगा तो उसके लिए वो रेडी रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने कहीं जॉब किया नहीं, तो आप वो कह सकता है कि हाँ भाई मैंने इंटर्नशिप की हुई है, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, और ये मैंने यहाँ पर 9,000 मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे अर्न किया था। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। ड्यूरेशन क्या है, 6 से 9 महीने तक यहाँ पर ये रहने वाला है। इंटर्नशिप किस प्रकार की है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 6 से 9 महीने का ड्यूरेशन है, कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, ये ज़्यादा कम हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, बेनिफिशियरी, कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है? वो नौजवान लोग जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, इससे ना कम और ना इससे ज़्यादा। और याद रखिएगा, वो अगर कहीं पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट उनका चल रहा है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो पढ़ाई कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसके पास में कोई नौकरी नहीं है, वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साइड बाय साइड उसको कुछ सीखने को मिलेगा, इंटर्नशिप के माध्यम से स्किल गेन होगी और एक छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। कभी भी कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं इस छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से।
कि भाई ये एक पेड इंटर्नशिप स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर पे काम करती है। नया अपडेट यह है कि फाइनल ईयर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स दोनों एलिजिबल हैं। 9,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है, 6 से 9 महीने का ड्यूरेशन है, 18 से 25 साल तक के लोगों के लिए है और उसके पास में कोई फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तब यहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। इसमें भी क्वेश्चन जब बनेगा तो ट्रैप्स वगैरह हो सकते हैं कि भाई इसका क्या फिक्स ड्यूरेशन है, तो कहोगे नहीं, है ना। उसके अलावा मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये याद रखिएगा, मंत्रालय इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगले न्यूज़ के अंदर में दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। आपने कई बार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, मैं आपको यहीं पर इन व्हीकल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो मामला एग्जैक्टली है क्या, ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया आज के समय पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है कि भारत के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का हम उपयोग कर सकें, जिससे क्या होगा, जो कच्चा तेल है इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उस कच्चे तेल के ऊपर में निर्भरता हमारी कम होती चली जाएगी। क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के अंदर में दोस्तों जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, और इथेनॉल तो वैसे भी हम ब्लेंड कर रहे हैं भाई, 20% इथेनॉल तो ऑलरेडी पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी इस तरीके से बनाई जा रही है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जो चाहो तो प्योर गैसोलीन पे चला सकते हैं, प्योर पेट्रोल पे चला सकते हो, और पेट्रोल की कमी है तो गैसोलीन और इथेनॉल का जो ये मिक्सचर है उस पर भी ये गाड़ी चला सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इसको बोला गया है। तो ये व्हीकल चाहो तो यहाँ पर प्योर गैसोलीन पे चल जाएगी या फिर इथेनॉल वाले फ्यूल के ऊपर में चल जाएगी। और ये इथेनॉल कितना झेल सकती है? लगभग E83% इथेनॉल तक यहाँ पर इसमें मिक्स किया जा सकता है। और इसका जो एडवांस मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं वो 100% इथेनॉल पर भी गाड़ी चल सकती है। और तो 100% इथेनॉल मतलब शुगर केन, गन्ना वगैरह जो हो गया या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, उससे हम इथेनॉल बनाएंगे और उससे गाड़ियाँ चल सकेंगी। तो पेट्रोल की ज़रूरत कम पड़ जाएगी, डीजल की ज़रूरत कम होने लगेगी, और जब ज़रूरत कम होने लगेगी तो हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा। क्योंकि आज भारत की जो निर्भरता है क्रूड ऑयल के ऊपर में वो 88% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया कंट्री के ऊपर में देखने को मिल जाता है, जहाँ से ढेर सारा कच्चा तेल हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में सबसे पहला इसका इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन देखने को मिलेगा। सेम जैसा पेट्रोल व्हीकल में होता है वैसा इंजन है, लेकिन ये इंजन ऐसा होगा जिसमें थोड़े मॉडिफिकेशन होंगे। ये इथेनॉल को थोड़ा सा सूटेबल देखने को मिलेगा। तो इथेनॉल कंपैटिबल होता है, इथेनॉल आराम से यहाँ पर इसमें यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है तो जब मन चाहे जब स्विच कर लो, जब मन चाहे तो पेट्रोल पे चला लो गाड़ी को, जब मन चाहे तो यहाँ पर जो इथेनॉल वाला ब्लेंडिंग फ्यूल है उस पर चला लो। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंड के साथ में बेटर एक्सेलरेशन, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बनाया गया है। तो ये टर्म क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कैसे काम करता है, ये पता होना ज़रूरी है। कभी भी भविष्य में रिवाइज करना हो तो आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स, कि ये पेट्रोल पर भी काम करता है और इथेनॉल ब्लेंड्स पर भी काम करता है। और अभी लिमिट जो है उस पर हम काम कर रहे हैं, E83 पर हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो 83% तक इथेनॉल इसमें मिलाया जा सकता है, यानी बाकी बचे कुछ प्रतिशत तक पेट्रोल मिलेगा, यानी इथेनॉल डोमिनेट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर रीजन को। भविष्य में 100% इथेनॉल यहाँ पर मिला देंगे, जिससे पेट्रोल की खपत यहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट है वो हमें कम करना पड़ेगा, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। बाकी इंजन मॉडिफिकेशन ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। याद रखिएगा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। ईवीज आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। वो बैटरी पे चल रही है, ये इथेनॉल और गैसोलीन दोनों पे चल रहा है, स्विच कर सकते हैं जब मन चाहे। ये कोई हाइड्रोजन व्हीकल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो बस खाली यहाँ पर चाहो तो पेट्रोल पे चलाओ, चाहो तो यहाँ पर पेट्रोल और इथेनॉल का जो ब्लेंड है, मिक्सचर है, उस पर चला लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ईजिली स्विच किया जा सकता है इसको किसी भी मोड के अंदर में। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिकल समाप्त। चलिए अब चलो फटाफट यहाँ पर आपकी बारी है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आप लोगों का लास्ट में एक टेस्ट होगा छोटा सा, और उस टेस्ट को आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा, तभी मुझे पता चलता है कि कौन कौन रेगुलर बेसिस पर इन क्वेश्चंस में, इन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। कमेंट सेक्शन ओपन करो और लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर, ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हेमोफीलिया इज प्राइमरीली इनहेरिटेड एज। जो हेमोफीलिया बीमारी है दोस्तों, ये किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच रही है? क्या हम यहाँ पर इस बीमारी को ऑटोसोमल डोमिनेंट के तौर पर देखते हैं, या फिर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, अटल पेंशन योजना
को एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी ये पर्टिकुलर योजना कौन से ग्रुप के अंडर में आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सही उत्तर लिखा हुआ है, सही उत्तर नीचे आपको दिख रहा होगा, पेंशन से रिलेटेड है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पता नहीं यार, यहाँ पर आंसर हटाया था, कैसे आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये जो पर्टिकुलर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है, इसका मेन पर्पस क्या है? भारत के अंदर में ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को प्रमोट करना, या फिर जितने भी ऑनलाइन गेम्स है उसको रेगुलेट करना, क्लासीफाई करना, या फिर गेमिंग स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, या फिर भारत के अंदर में इंडिजीनियस गेमिंग हार्डवेयर बनाना। क्या मेन पर्पस है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? बताओ दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, इसको लेकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही देखने को मिलेगा? पहला, ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। दूसरा, ये जो स्कीम है ये एक अनपेड इंटर्नशिप है, कुछ पैसा नहीं मिलता बच्चों को काम करने के बजाय, काम करने के बदले में। दूसरा, ये जो स्कीम है ये केवल और केवल ग्रेजुएट्स के लिए ओपन है जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर होती है। या फिर ये जो स्कीम है ये मिनिमम 9,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है इसके अंदर में पर मंथली बेसिस पर। तो बताएं दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग PMIS। फिर अगला क्वेश्चन है अबाउट द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं इनको बेस्टली अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं इन चारों स्टेटमेंट में से, ज़रा ये बताओ। तो क्या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल गैसोलीन और इथेनॉल ब्लेंड्स दोनों पे रन कर सकते हैं, या फिर ये केवल और केवल कंप्रेस्ड और नेचुरल गैस पर रन करते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोपल्शन सिस्टम? तो बताएं इनमें से क्या सही उत्तर है और कौन सा स्टेटमेंट सही है जो बेसिक तौर पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को डिफाइन करता है। तो ये है छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, सेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। और मेक श्योर करें अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो पे एक छोटा सा लाइक का बटन है, उसको प्रेस करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। एंड ये PDF वगैरह मिल जाएगा दीपक यादव एजुकेशन UPSC वाले ग्रुप में। 79,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से मिलेंगे सुबह सुबह 5:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली सेशन, हर एक चीज़ खत्म। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।